नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। ये पहले चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के पहले आपने पहले वीडियो में ये देखा कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, उसके क्या कारण थे, और इसके बाद जो आप देखे होंगे कि नेशनल असेंबली बनती है, राजा का जो लुई 16वां रहता है उसे जो है जब क्रांति होती है तो लुई 16वां की जो है संविधान की मान्यता दे देता है, और इसके बाद क्या होता है, संविधान बनता है। संविधान जो है अब नेशनल असेंबली के हाथ में जो है सत्ता आ जाती है। एक तरफ तो सत्ता जो है आ जाती है नेशनल असेंबली के हाथों में, राजा जो है संविधान जो बनता है 1791 में उसमें तो सहमत हो जाता है। लेकिन देखते क्या है कि जैसे इधर राजा जो है इसमें संविधान में अपने हस्ताक्षर करते हैं, वैसे ही वो प्रसा गुप्त रूप से प्रसा के शासकों से जो है अपनी वार्ता करने लगता है। वार्ता करने का क्या कारण होता है कि वो चाहते हैं फिर से जो है उनकी जो है सत्ता पूरा कब्जा हो सके, क्योंकि अब जो सत्ता बन चुकी थी 1791 में, वो जो संविधान बना था वो नेशनल असेंबली को यानी कि राजा के अधिकारों को कम कर दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे जो है प्रजा के जो है और जो है शासक होते हैं, जो उनके पड़ोसी शासक होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि राजा की शक्ति को कम किया जाए, क्योंकि वो भी यही फ्रांस के जैसे ही लुई 16वें के ही जैसे वो भी शासन कर रहे थे। इसलिए वो जो है चाहते हैं कि अगर फ्रांस में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वहाँ जो है जो है राजा का जो है पावर कम हो जाएगा, तो फिर अन्य जो है राज्यों में भी ऐसे लोग मांग करने लगेंगे। इसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, गुप्त रूप से वार्ता करते हैं और चाहते हैं कि हम आपको सेना भेजेंगे और आप पूरी तैयारी करिए। प्रसा की जो है ये जब गुप्त वार्ता चलती रहती है तो उसी समय क्या होता है कि जो और पड़ोसी देश रहते हैं सबकी ये राय रहती है कि हम आपको सेना भेजेंगे लुई 16वें को, और जो है वो जो है फिर से पुनः जो है उसका सत्ता का तख्ता पलट किया जा सकते हैं। लेकिन उसी समय होता क्या है, जो नेशनल असेंबली रहती है वो प्रसा के लिए और प्रसा और ऑस्ट्रिया के लिए जो है आदेश पारित कर देता है उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए। इस युद्ध की क्या कंडीशन होती है, इस युद्ध में और जो है वहाँ के जो सारे लोग रहते हैं, जो शोषित लोग रहते हैं, वो लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये जो अब युद्ध होने वाला है, यानी कि प्रसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब नेशनल असेंबली जो है ये कह देती है कि नहीं युद्ध होना चाहिए, तो अब क्या चाहते हैं कि वो सारे लोग जो लोग नागरिक वहाँ के रहते हैं वो सब जो है इस वे में जो है इकट्ठा होने लगते हैं, सैनिक में सेना में जाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उनके मन में ये आ जाता है कि ये जो है युद्ध जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया से नहीं है, ये युद्ध राजा और कुलीन वर्ग से है। इस वजह से बहुत सारे जो तीसरे स्टेट के लोग होते हैं वो सेना में जाने लगते हैं और भर्ती होने लगते हैं, और इसके वजह से उनके होंठों पर देशभक्ति का गीत जो है आने लगता है। कहने मतलब वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं और सेना में भर्ती होने लगते हैं। हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस भीड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है इनके होंठों पे जो गीत उस समय जो चलता है, वो कवि जो है राजेट दलाइन जो द्वारा जो एक मार्सिले थे, मार्सिले उसको नाम दिया गया था, जो एक रचना इन्होंने की थी। वो स्वयं सेवी एक जो सेना का जो है एक ग्रुप था उसका नाम था मार्सिले, उसने पहले गाना गाया, जो उसका गीत था उसको गाया, और वही बाद में राष्ट्रगान के रूप में फ्रांस का बन गया था। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं, और इसके बाद जो भर्ती होने के बाद जितने सारे पुरुष रहते हैं, पुरुष तो सेना में चले जाते हैं, तो सारी यानी सारे पुरुष क्या ज़्यादातर पुरुष चले जाते हैं, तो उसका जो असर पड़ता है, जो वहाँ की औरतें रहती हैं वो उनका सक्रिय भागीदारी उसमें निभाती हैं। उन्होंने पूरे अपने यानी समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लेती हैं और बहुत अच्छे से उसमें काम करती हैं। और इस समय क्या घटना घटती है कि जो औरतें रहती हैं वो जो है बहुत सारे क्लब बनाते हैं, और क्लब बनाने के बाद वो जो है उसमें चर्चा करती हैं और सारी बातें करती हैं, और इसके बाद वो जो है घर की जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे जो कारखाने और तरह तरह के काम वो सब खुद करने लगते हैं, जो पुरुषों पहले करते थे। और इस युद्ध में बहुत सारे पुरुष मारे भी जाते होंगे, उसका असर यानी कि वहाँ पे जनता पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन और आगे आते हैं जो जैकोबियन क्लब की बात करते हैं। ये भी एक जो है ये क्लब जो बना था ये बहुत अमीर लोगों को नहीं था, मतलब कि जो सक्षम ज़्यादा नहीं थे उनके अनुसार जो है ये क्लब बनाया गया था। इस क्लब के जो लोग थे वो बहुत अमीर नहीं थे। इस क्लब में जैकोबियन क्लब की बात करें तो इसमें जैसे जूता बनाने वाले, और इसके बाद जो है पेस्ट्री बनाने वाले, या घड़ी के साथ जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, और छपाई करने वाले जो नौकर होते हैं और दिहाड़ी मजदूर होते हैं, इस तरह के लोग सब जैकोबियन क्लब में भी शामिल थे। और इस समय जो एक समाज में प्रचलन चल जाता है वो क्या होता है कि पहले जो समाज का लोग थे, कुलीन वर्ग थे, उनका जो है बहिष्कार करने के लिए क्या करते हैं,
कपड़ों तक का बदलाव कर देते हैं। इस समय जो कपड़े पहनते हैं वो धारीदार पतलून पहनने लगते हैं, लंबे लंबे, तो फुल पहनने लगते हैं। जो पहले कपड़े पहने जाते थे वो कपड़े क्या पहने जाते थे कि वो जैकोबियन के जो लोग थे, ये जब लंबी धारीदार पतलून पहनने लगे, इनको क्या कहा जाता था, शौकुलात कहा जाता था। जो जैकोबियनों थे, लोग जैकोबियन के थे, उनको शौकुलात कहा जाता था। शौकुलात का मतलब होता है कि बिना बिना घुटनों वाले, मतलब कि ये लोग जो थे, जैकोबियन के लोग थे, ये मतलब कि जूता पेस्ट्री और ये समाज, मतलब कि जो मध्यम वर्ग से यानी गरीब तबके के लोग थे, ये लोग क्या किए कि कपड़ों का तक का बदलाव कर देते हैं। वो बदलाव का एक रूप बन जाता है कि मतलब कि वो पुरानी जो है सत्ता थी, जो पहले की सामाजिक परंपराएं थी, उसको तोड़ रहे हैं। वो अपने हिसाब से जो फैशन का वो दौर था वो सब हटा के वो अपने इस तरीके से कपड़े भी पहनने लगते हैं। फुल लंबेदार पहनने लगते हैं, जैसे पैंट शर्ट है वो एकदम फुल पहनते हैं, ऐसे पतले पतले जो है लंबेदार धारीदार वो फुल पहनने लगते हैं। पहले जो कपड़े थे वो घुटनों तक जैसे छोटे छोटे पहनते थे, उनको भी वो त्याग देते हैं, वो अपने अनुसार कपड़ों भी पहनने लगते हैं। मतलब उन पहले की जो चीजें थी उनका बहिष्कार करते हैं। ये भी उनका एक तरीका होता है बहिष्कार करने की। इस समय और क्या घटना जो है चल रही थी, वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ की चीजें थी वो बहुत महंगी जो है रेटों में बिक रही थी, और जो है पहले तो खाद्य पदार्थों की अभाव भी था और इसके साथ साथ रेट भी बहुत हाई था वहाँ पे। और क्या होता है कि इन सब सारी दिक्कतों के साथ साथ ये जो जैकोबियन क्लब के लोग थे और जो पेरिस वासी हैं, ये सब लोग मिलके क्या करते हैं कि एक हिंसक विद्रोह कर देते हैं। हिंसक विद्रोह का क्या परिणाम होता है कि हिंसक विद्रोह में 10 अगस्त 1792 की बात है, यहाँ पे जो है ये धावा बोल देते हैं, हिंसक विद्रोह करते हैं और धावा बोल देते हैं। जो ट्यूलेरिया का महल था उस पे ये जो है धावा बोल देते हैं, जहाँ पे राजा रहता था। और वहाँ पे क्या होते हैं, जो राजा के अंगरक्षक रहते हैं उसको ये लोग मार देते हैं। जो हिंसक विद्रोह करने वाले लोग होते हैं, मतलब ये जैकोबियन क्लब के लोग, पेरिसवासी जो होते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। और ये सब लोग तृतीय स्टेट से ही आते हैं, क्योंकि कुलीन वर्ग और जो है राजा के ही तो खिलाफ ये युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, राजा को जो है कई घंटों तक यहाँ बंदी बनाए रखते हैं, और जो राजा का परिवार के लोग होते हैं उनको सबको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ लुई 16वें के राजा के शासन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आगे हो क्या होता है कि लुई 16वें को क्या करते हैं, 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी कनकर्ड में सार्वजनिक फांसी होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक कोने में ले जाकर बहुत कम लोग इकट्ठे रहे, वहाँ सार्वजनिक फांसी दी जाती है जिससे कि लोग देखें। और इसके बाद राजा का तो ये हाल होता है कि फांसी दे दी जाती है, लेकिन उनकी रानी जो रहती है मेरी एंटोनेट जो रहती है, उनका भी वही हश्र होता है जो राजा का होता है। कहने का मतलब कि अभी तक आप देखेंगे जो ये चल रहा था फ्रांस में, ये हेडिंग के फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना की सिचुएशन के अंतर्गत हम ये सारी चीज पढ़ रहे थे। और इसमें क्या देखें आपकी कि जो लुई 16वां था उसका पूरा शासन का अंत हो जाता है, यहाँ तक कि उसको फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ से लुई 16वां का अंत हो जाता है। और जो इसके बाद क्या होता है कि हम जो है आतंकी राज की बात पढ़ते हैं, ये अगली हेडिंग है, आतंकी राज कैसे होता है, उस समय क्या घटना घटती है। मतलब कि लुई 16वां का अंत हुआ गया तो स्वाभाविक सी बात ही कोई सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, नए तरीके से बनेगी, वो बनती है। और इसके बाद क्या होता है, आतंक राज जो है खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखें कब फांसी दी गई, 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी जाती है लुई 16वें को। तो उसके बाद क्या होता है, 1793 से 1794 के समय को आतंक का राज कहा जाता है। मतलब कि इस दौरान भी जो है वहाँ पे शांति नहीं थी। आतंक कैसे था उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ पे क्या हुआ, रोबेस्पियर नाम के जो थे, इनके जो है ये शासक बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो नियंत्रण और दंड की शक्ति होती है, ये क्या करते हैं कि बहुत जो है कठोर कर देते हैं, कठोर सख्त नीति अपनाई। और इस कठोर नीति का क्या असर पड़ता है कि जो गणतंत्र के शत्रु थे उनको सबको क्या करते हैं, इन्होंने जेल में डाल देते हैं। और इसके बाद जो कुलीन परिवार थे, पादरी थे, और उनकी जो रोबेस्पियर थे, इनके जो भी कार्यशैली जो भी काम करते थे, इनके खिलाफ जो आवाज उठाता था उनको सबको जेल में डाल देते थे। और फिर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती थी। और सजा सुनाने के बाद क्या होता है, गिलोटिन से सिर काट दिया जाता है। गिलोटिन क्या है ये भी जान लीजिए। गिलोटिन कुछ नहीं है, तो वो जो है दो खंभों के बीच में लटकते हुए आरी को, जैसे ये है ऐसे खंभे रहते हैं और इसी में लटकते हुए आरी रखी जाती है, और वो आरी फिर नीचे लाई जाती है। और उसके बाद जिसको भी सर उस नीचे लाने के बाद लटकती हुई आरी से सर कलम कर दिया जाता है, मतलब कि मार दिया जाता था। गिलोटिन का इनके समय बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है।
और ये क्या होता है, जेल में पहले बात तो जो भी विद्रोही रहते हैं जेल में डाल देते हैं और इसके बाद उनका सर कलम कर दिया जाता है। जो गिलोटिन है उसको डॉक्टर गिलोटिन नाम के एक व्यक्ति थे, इसी की वजह से उस जो है मशीन का नाम गिलोटिन रख दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये तो शुरुआत में तो सख्त नीति अपनाई, कुलीन पादरी और जो उनके विद्रोही थे उनको सब सजा दिए। इसके बाद घटना क्या घटती है कि जो मजदूरी की कीमतें थी, एक बात यहाँ ध्यान रखिए, अभी आप क्या देखें कि जैकोबियन क्लब के लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो स्वाभाविक सी बात थी जो गरीब तबके के लोग थे, थोड़ा से कम यानी कि अब ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो सब लोग जो है इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिए, तो स्वाभाविक सी बात है उनके भले के लिए कुछ काम होने चाहिए। उनके भलाई के लिए क्या यहाँ पे क्या काम क्या हुआ, मजदूरी की कीमतें कम की गई, यानी कि कीमतें जो है जो अभी तक कम थी वो अधिकतम तय की गई। मतलब कि एक जो ये हुआ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मजदूरों को लाभ मिल सके उसकी कोशिश की गई, अधिकतम मजदूरी तय की गई और अनाज के दाम भी तय कर दिए गए, और अनाज के साथ साथ कि कोई महंगा अनाज न बेचे। और इसके साथ साथ ये भी किया गया कि जो पहले सफ़ेद आटा चल रहा था एकदम सफ़ेद, वो नहीं, अब गेहूं से बने हुए आटे के सब लोग आम जो है लोग खा सकें, मतलब कि कोई बड़ा छोटा बड़ा नहीं। और यहाँ तक कि जो सम्मान के लिए महोदय महोदया जो है बुलाया जाता था, अब वो सब सीधे नागरिक के रूप में बुलाया जाता है। ये महोदय महोदय का जो है नाम जो बताया गया है, जो वह फ्रांस में दूसरे शब्दों में कहे जाते थे, लेकिन उसका मतलब यही होता था। और जो है नागरिक और नागरिका के रूप में पुरुष महिलाओं को बुलाने लगे। और इसके बाद क्या होता है, राशनिंग की दुकान खुल जाती है, गोश्त और पावरोटी उसमें दी जाने लगती है, जिससे कि सब लोग को भोजन की पूर्ति हो सके और सही रूप से भोजन मिल सके। और इसके बाद क्या होता है कि जो इतना तो इन्होंने किया, कौन, ये जो है रोबेस्पियर के शासन में, लेकिन यहाँ पे घटना क्या घटती है कि जो इनके खुद के समर्थक रहते हैं वो लोग भी त्राही त्राही करने लगते हैं। इतनी कठोर तक जो है इन्होंने नीतियां बनाई और उसका इतना सख्त पालन करवाया कि इनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगते हैं। तो परिणाम इसका बहुत खराब होता है इनके लिए। परिणाम क्या होता है कि इनको बाद में न्यायालय द्वारा खुद ही जो है दोषी घोषित किया जाता है, और फिर इनको जो है जब न्यायालय द्वारा घोषित किया जाएगा, इनके ऊपर सजा होगी। सजा क्या होती है, फिर इनका भी खुद का सर गिलोटिन पे काट दिया जाता है। कब, जुलाई 1794 में इनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है और इनका सर कलम कर दिया जाता है। मतलब कि पहले आप देखें राजा लुई 16वां शासन करता था, फिर आंदोलन हुआ, फिर इसके बाद 1791 में संविधान बना, असेंबली बनी। असेंबली बनने के बाद फिर देखेंगे जैकोबियन के लोग यहाँ और पेरिस वासी जो है बहुत मिल के फिर से आंदोलन करते हैं, फिर उसमें रोबेस्पियर को यहाँ पे शासन करते हैं, और इसके बाद उनकी जो है नीतियों की वजह से उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है और उनको सर कलम कर दिया जाता है। तो अब यहाँ देखें जब इनका सर कलम हो गया तो फिर कोई ना कोई शासक बनेगा, फिर कोई ना कोई शासन करेगा। तो आगे क्या घटना घटती है, हम बढ़ रहे हैं राजतंत्र से गणतंत्र कैसे बनता है उसको जानने की कोशिश यहाँ हो रही है। तो यानी कि जब ये इनके गिलोटिन पर इनको चढ़ा दिया जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस बन जाता है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये अगली हेडिंग है। इस हेडिंग की बात करेंगे तो जो जैकोबियन सरकार थी, अब इनका जो है पतन हो जाता है। पतन के बाद क्या होता है, अब मध्यम वर्ग के जो संपन्न लोग थे उनके पास सत्ता आ जाती है। जब उनके पास सत्ता आ जाएगी तो क्या होगा कि अब इसमें पहले क्या था कि एक नागरिक वाली जो है प्रमुखता वाली सरकार बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका की जो है एक डायरेक्टरी की नियुक्ति की जाती है, और उस डायरेक्टरी के माध्यम से शासन होता है। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचा लिया गया। मतलब कि पहले जैसे कि रोबेस्पियर को एक व्यक्ति का जो है मुखिया बना के यहाँ बनाया गया कार्यपालिका के, लेकिन यहाँ पे 5 व्यक्ति बनाए गए, डायरेक्टरी नियुक्त की गई। और इसके बाद परंतु डायरेक्टरों को क्या है झगड़ा होता था, किससे, परिषदों से। जो परिषदों थे उनसे, परिषद से अक्सर झगड़ा होता रहता था। फिर उसके जो है ये होता था कि इनको परिषदों को जो है बर्खास्त कर, यानी कि ये झगड़ा होने के बाद बर्खास्त करने की चेष्टा की जाती थी। इस तरह का जो राजनीतिक जो है उथल पुथल था, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो डायरेक्टरी जो है राजनीतिक अस्थिरता थी, डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता ने क्या किया, सैनिक तानाशाही को बल दिया। और इसी चीज का फायदा उठा के क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है यहाँ पे जो है अपना जो है सैनिक तानाशाह बन जाते हैं। और यही जो है डायरेक्टरी शासन, जो डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता ने क्या करता है, सैनिक तानाशाही के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए जो आगे बढ़ने का मार्ग है, शासक बनने का मार्ग है, वो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरू कर देता है, एक रास्ता दे देता है। तो बाद में नेपोलियन खुद जो है सैनिक तानाशाह बन जाते हैं।
और इसके बाद बात करेंगे जो वहाँ इस समय जो फ्रांस में सिचुएशन घट रही थी, जितनी भी सरकारें हैं सब जो आदर्श रूप दिखावा यानी दिखाई लोगों के बीच में, वो यही था स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और विधि सम्मत, मतलब सबके समान, जो समानता का भाव है और कानून के समझ सब बराबर हैं, ये सब भाव दिखाने की कोशिश की। और इसका असर केवल फ्रांस के ही लोगों में नहीं हुआ, इन सब विचारों का फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप में इसकी राजनीतिक, जो यूरोप की राजनीतिक आंदोलन वहाँ पे उठा है, ये सब असर पूरे यूरोप पर पड़ा बाद में। और इसके बाद जो देखें कि यहाँ पे डायरेक्टरी की बात तक आए कि डायरेक्टरी नेपोलियन बोनापार्ट कैसे बाद में जो उसके लिए जो है रास्ता बन जाता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाओं के लिए क्रांति की बात करते हैं कि महिलाएं तो आपको शुरू से बता दिए कि जब युद्ध हुआ तो हर जगह जो है, पहले क्या होता था, उनको ज़्यादा अधिकार कुछ नहीं थे, पहले भी उनको बहिष्कृत किया जाता था। और इसके बाद देखेंगे कि महिलाएं हर जगह सक्रिय रूप से कंधा से कंधा मिला के लड़ी, युद्ध के समय भी पूरा कारखाना काम की, घर की जिम्मेदारी ली, पूरा खुद से अपना सारा काम की, क्लब बनाए, इस तरह के बहुत सारे काम किए। लेकिन उनको भी क्या अधिकार मिले, क्या उनका फायदा हुआ क्रांति से, महिलाओं के लिए क्रांति हुई, ये चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी समाज में शुरू में क्या होता है, महिलाएं तो सक्रिय थी, उन लोगों को उम्मीद था कि ये सरकार में हमें नहीं मिला, अगले सरकार में इससे मिल सकेगा हमें जो राजनीतिक अधिकार हैं। वो हमेशा यही थी कि सरकार के उनके जीवन के लिए ठोस कदम उठाए, इस वजह से वो हमेशा सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई अपनी। और इसके बाद क्या होता कि जो महिलाएं थीं, जो सक्रिय रूप से लड़ रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, तो वो जो है उन लोगों को हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि बहुत जो है उन लोग में जो पुरुष के बराबर राजनीतिक अधिकार हैं वो मिल जाएंगे, मत के अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा उनको मिला नहीं शुरू में। बाद में क्या होता है, जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी, वो अधिकांश महिलाएं को जीविका चलाने के लिए विभिन्न तरह के काम करते थे, काम जो है करना पड़ जाता था, उनकी मजबूरियाँ थी। काम के रूप में देखेंगे तो सिलाई करना पड़ता था, बुनाई करना पड़ता था, इसके साथ साथ कपड़ों की धुलाई भी करना पड़ता था, फल फूल सब्जियाँ उनको बेचनी पड़ जाती थी, सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर पड़ गई थी बाद में। और इसके बाद देखेंगे महिलाओं के लिए जीविका चलाने के लिए यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति भी करना पड़ जाता था। और इसके बाद बात करेंगे कि जो ज़्यादातर महिलाएं थीं तृतीय स्टेट की, उन लोगों को क्या था, पढ़ नहीं पाती थी, या जो पढ़ पाती थी वो तृतीय स्टेट के धनी लोग जो थे, या तो कुलीन वर्ग की जो लड़कियां होती थी वही पढ़ पाती थी, वही कॉन्वेंट में अपना जो है एडमिशन करा पाती थी, और सब लोग सक्षम नहीं थे। तो इन लोगों को क्या किया जाता था, जो पढ़ी लिखी रहती थी उसके बाद पढ़ लिखने के बाद इनकी शादी कर दी जाती थी, और जो कामकाजी औरतें बन जाती थी उनका भी जीवन बड़ा अजीब होता था, उनकी भी दशा अच्छी नहीं रहती थी, उनको खाना बनाना पड़ता था, पानी भरना पड़ता था, और लाइन लगा कर पावरोटी लाना पड़ता था, बच्चों की देखभाल करना पड़ता था, यहाँ तक कि उनको मजदूरी भी पुरुष के बराबर नहीं देते थे। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर क्या किए इन्होंने, अपनी जो है हितों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए इन्होंने क्लब बनाया और चर्चा शुरू किए। और उस समय जो क्लब के रूप में जो लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ चुके थे, ये सारी चीज़ें हुई। और इसके साथ साथ देखेंगे कि उसी समय की बात है कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, एक सबसे फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध जो है, मशहूर कहने का मतलब एक क्लब था ये जो है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इस क्लब जो है बहुत फेमस था, और इस क्लब की जो मांगे थी वो ऐसे थी कि पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। औरतों की ये मांग थी कि पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिल जाए उनको। और देखेंगे कि 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक के रूप में इनको माना गया था। 1791 में कि जो है संविधान में भी इनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। बाद में क्या है, प्रारंभिक वर्षों में तो क्रांतिकारी सरकार जो बाद में बनी, वो क्या की कि यहाँ पे जीवन सुधार के लिए उन्हें कानून लागू किया। इसके बाद वो जो है शिक्षकों का शिक्षा के लिए जो है अनिवार्य कर दिया, सरकारी विद्यालय खोले, और शादी के लिए भी कोई ये नहीं कि अपने खुले मन से जबरदस्ती शादी कर सके, उनके मन में उनको स्वेच्छा से वो मिल गई कि हाँ उसको भी तलाक वलाक की जो है मान्यता मिल गई, और वो कलाकार बन सकती हैं, व्यवसाय कर सकती हैं, इस तरह की उनको छूट मिल जाती है। लेकिन क्या होता है कि बाद में आतंक का राज शुरू हो जाता है। कब? 1793-94 के बीच जब आतंक का राज शुरू होता है तो उनके क्लब बंद कर दिए जाते हैं। क्लब बंद करने के साथ साथ क्या होता है कि जो राजनीतिक उनकी गतिविधियां थी, वो क्लब ही होता था जो चर्चा कर सके, क्लब बंद कर दिए, राजनीतिक गतिविधियां बंद कर दी। और इसके बाद कई महिलाओं को फांसी दे देते हैं, जिससे सारी महिलाएं दब सकें, वो न कर सकें। उसी के एक उदाहरण मिलता है ओलंपे दे गूंज, एक रहती हैं जो महिला, जो 1793 में काफी सक्रिय महिला थी, और जो है इनको भी फांसी दे दी जाती है। कब? जैकोबियन, इनको फांसी क्यों दी जाती है?
ये जैकोबियन सरकार की आलोचना करती हैं इसके वजह से, और बहुत जो जानी मानी औरतें रहती हैं उनको सबको बंद कर दिया जाता है, इसी तरह की सजाएं दे दी जाती हैं। और क्या होता है कि जो मताधिकार और समान वेतन के लिए आंदोलन रहा ये जारी रहा, और इसके बाद जो है ये यहीं तक नहीं रहा, अगली सदी में भी अनेक देशों में इस तरह के आंदोलन जारी रहे। और इसके बाद औरतों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो मताधिकार का आंदोलन है 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन तब भी जारी रहा। लेकिन जो फ्रांस की बात है, फ्रांस में होता क्या है कि अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लेते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कहाँ पे देख रहे हैं 1791 में यहाँ संविधान बन जाता है। फिर बाद में लुई 16वें को जो है देशद्रोह का मुकदमा के तहत उसको जो है यहाँ फांसी हो जाती है। फिर रोबेस्पियर होगा, रोबेस्पियर देखेंगे, फिर भी इनको भी फांसी हो जाती है, और सारी चीज़ें आती हैं, नेपोलियन आते हैं। उनके बाद इनको जब सही रूप से जो मताधिकार का मिलता है वो कहाँ मिलता है, 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का जो है अधिकार मिल जाता है। इसके बाद की जो अगली हेडिंग है दास प्रथा का उन्मूलन, वो इस वीडियो यानी पहले ही पार्ट की वीडियो 3 में हम आपको इसके बाद दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ गए होंगे। ये यहाँ पे जो हेडिंग शुरुआत होती है दूसरे पार्ट की, वो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, यहाँ तक देखे होंगे कि किस किस तरह सत्ता परिवर्तित हुई और सारी चीजें क्या दिक्कतें आई, वो सब बातें हुई। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो यहाँ तक में अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसके पहले अगर ना देखे हो तो पहली वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके बाद ये पहले चैप्टर की दूसरी वीडियो है, इसके बाद आपको तीसरी वीडियो मिलेगी जिसमें चैप्टर खत्म हो पाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।